गोरी कवि की 3 बेटियां थीं। एक दिन मिठू तोता भागा भागा गोरी कवि के पास आता है। गौरी, गौरी, तुम्हारे पति को शिकारी ने मार दिया है। ये खबर तो गोरी कवि पर क़यामत बनकर टूटती है। वो रोने लग जाती है। ये क्या हो गया? अब मैं अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? मैं अब अकेले इस समाज का मुकाबला कैसे कर सकूंगी? रोती हुई गोरी कवि अपने घर जाती है। उसकी तीनों बेटियां अपनी माँ से खाना मांग रही थी। रोती हुई गोरी कवि अपनी सास से कहती है, माँ जी, सब खत्म हो गया। मुन्नी के पापा को शिकारी ने मार दिया। मेरा बेटा मर गया। तेरी इन बेटियों का पेट भरते भरते मेरा बेटा मर गया। अगर मेरे पोते होते तो वो अपने पिता की मदद करते। माँ जी, ऐसी मुश्किल की घड़ी में आप क्यों मेरी बेटियों को दोषी कहने लगी हैं? 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गोरी की सास गोरी कवि को अपनी बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल देती है। अब मेरे इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चली जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसी मनहूस और तुम्हारी बेटियों को अपने घर में नहीं रख सकती। गोरी कवि अपनी सास की बहुत विनती करती है। माँ जी, कृपया करें। मैं भला कहाँ जाऊंगी? मेरी बेटियाँ अभी बहुत छोटी हैं। मुझे घर से मत निकाले। लेकिन गोरी की सास दरवाजा बंद कर लेती है। गोरी कवि अपनी तीनों बेटियों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। ना कोई घर था और ना ही कोई अपना। वो जंगल माँ कवि के लिए नया था। वो बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ उड़ती हुई रानू चिड़िया आती है। क्या हुआ कवि? शाम के इस समय तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? चिड़िया बहन, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं पुराने जंगल से आई हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ कि कहाँ जाऊँ। मेरा कोई घर नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं मदद करूँगी तुम्हारी। तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ और जब तक चाहो तुम मेरे साथ रह सकती हो। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। ये कुछ अनाज और फल हैं, ये आप खा लो। गोरी कवि की बेटियां भूखी थीं। गोरी कवि अपनी बच्चियों को खाना देती है और पेट भरने के बाद बच्चे सो जाते हैं। उस दिन के बाद गोरी कवि चिड़िया के घर में ही रहने लगी। गोरी सुबह सुबह उठती और वो चिड़िया के साथ अपने बच्चों का दाना लेने चली जाती। रानू चिड़िया भी गोरी कवि की मदद करती क्योंकि चिड़िया जानती थी कि दाना और फल किस दिशा में है। अब जाकर गोरी कवि की जिंदगी में कुछ सुकून आ गया था। उधर अब बूढ़ी कवि बहुत कमजोर हो गई थी। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश में तो जवान पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। वो बूढ़ी जान कैसे उड़कर अपने घर जा सकती थी। अरे वाह वाह, ऐसी बारिश में कमजोर पक्षी मिल गया। इसे खाकर पेट भर लेती हूँ। एक बड़ी शिकारी चील सास कवि पर हमला कर देती है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बूढ़ी कवि पंख हिलाती है और बचने की पूरी कोशिश करती है। वो बड़ी चील थक जाती है और उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी कवि का पंख टूट चुका था और वो दर्द से करहा रही थी। एक कबूतर उड़ता हुआ वहाँ आता है और वो उस बूढ़ी कवि को किसी न किसी तरह उसके घर छोड़ आता है। शायद मुझे ये मेरे कर्मों का फल ही मिला है। मैंने अपनी छोटी छोटी पोतियों को घर से बाहर निकाला था और आज मैं खुद ही अपाहिज होकर बैठ गई। बूढ़ी कवि अब उड़ भी ना सकती थी। वो खिड़की से जाते हुए मिठू तोते को आवाज देती है। बेटे मिठू, मैं बहुत पछता रही हूँ। तुम किसी तरह से मेरी बहू गोरी को ढूंढकर वापस ला दो। उसे कहना कि मैं मर जाऊंगी। मेरे पास कोई नहीं है, मैं घायल हूँ। मगर न जाने माँ जी, आपकी बहू कहाँ होगी। मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा।
फिर मिठू तोता उड़ता है और वो पूछते पूछते गोरी कवि तक पहुंच जाता है। गोरी, तुम्हारी सास घायल है, वो उड़ भी नहीं सकती, वो तुम्हें बुला रही है। मेरी सास ने जो किया मेरे साथ वो बहुत बुरा किया, लेकिन आज भी मैं उसे अपनी सास ही समझती हूँ। मैं अपने पति की माँ को बचाने जरूर जाऊंगी। फिर गोरी कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इतने दिन अपने पास रखा। लेकिन आज मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, मेरी सास मुझे बुला रही है। गोरी बहन, मैं आपके साथ गुजरा हुआ समय हमेशा याद रखूंगी। अच्छा दोस्त किस्मत से मिलता है। फिर गोरी कवि अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से उड़ती है और अपने घर वापस पहुँच जाती है। गोरी की सास अपनी बहू और अपनी पोतियों को देखकर बहुत खुश थी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, शायद मुझे उसी की सजा मिली है। सासू माँ जी, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी, मगर मुझे दोबारा घर से बाहर ना निकालना, मेरी बेटियां अभी बहुत छोटी हैं। फिर गोरी कवि अपनी सास की सेवा करती है और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगती है। चूड़ियाँ लो जी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ लो। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास हरी और लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? हाँ गोरी बहन, मेरे पास हर रंग की चूड़ियाँ हैं। तो फिर मेरे पंखों में 1 दर्जन लाल और 1 दर्जन हरी चूड़ियाँ पहना दो। फिर रानू चिड़िया गोरी के पंखों में चूड़ियाँ पहना देती है। चिड़िया, कितने पैसे हुए? बस 30 रुपए, ज्यादा नहीं गोरी बहन। फिर गोरी कवि चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पंखों में 9 9 चूड़ियाँ हैं, जरा समझो सजन मजबूरियाँ हैं। गोरी कवि ऐसे गाने गाते हुए जा रही थी कि सामने से आता हुआ मिठू तोता, जो दूसरी तरफ मुंह किए हुए था, वो गोरी कवि से टकरा जाता है। गोरी कवि नीचे पेड़ पर गिर जाती है और उसकी सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। सॉरी सॉरी कवि, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। सॉरी के बच्चे, तुम्हारी वजह से मेरी सारी चूड़ियाँ टूट गईं। तुम्हारी इतनी सी सॉरी से क्या तुम्हारी जान छूट जाएगी? मुझे अभी नई चूड़ियाँ लेकर दो। गोरी, इसमें भला मेरा क्या दोष है? उड़ते हुए पक्षियों में ऐसे टकराव तो हो ही जाते हैं। मैं अभी कालू को बुला कर लाती हूँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे। ज्यादा बात बढ़ जाने से मिठू तोता भी डरता था, इसलिए वो गोरी कवि से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ और तुम्हें नई चूड़ियाँ लेकर देता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, वरना जानते हो ना मेरे पति कालू जी को। फिर मिठू तोता उड़ता हुआ अपने घर जाता है। हरियाली, मुझे जल्दी से 30 रुपए दो, मैंने गोरी को चूड़ियाँ लेकर देनी है। मिठू जी, वो क्यों? हरियाली, गोरी की चूड़ियाँ मुझसे टूट गई, अब वो मुझसे लड़ना चाहती है, लेकिन मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए जल्दी से तुम मुझे 30 रुपए दे दो। फिर हरियाली तोती मिठू तोते को पैसे दे देती है। मिठू तोता पैसे लेकर वहाँ से गोरी कवि के पास आता है। गोरी, चलो जल्दी से चलो, कहाँ है चिड़िया? चिड़िया अपने घर के पास ही बैठी हुई है। फिर मिठू तोता और गोरी कवि रानू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले ने मेरे साथ एक्सीडेंट करके मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी हैं। अब मुझे जल्दी से नई चूड़ियाँ पहना दो। परंतु गोरी, पैसे कौन देगा? यही मोटी चोंच वाला देगा, और कौन देगा भला? हाँ चिड़िया बहन, जितनी चूड़ियाँ तुमने पहले इसे पहनाई थी, उतनी चूड़ियाँ अब भी पहना दो। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि को फिर से चूड़ियाँ पहना देती है। अब दे देना पैसे। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। मिठू भैया, आपने ये बहुत अच्छा किया जो आप इसे मेरे पास ले आए, वरना ये कवि तो हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये ले पैसे चिड़िया बहन। मिठू भैया, मुझे शर्मिंदा ना करें, रहने दें आप, कोई बात नहीं।
गोरी कौवी घर जाकर हंस हंस कर कालू कौवे को सारी बात बताती है। कालू जी, जब मैंने उस मोटी चोंच वाले के सामने तुम्हारा नाम लिया तो वो रोने लगा और जल्दी से मुझे चूड़ियां ले दी। सब डरते हैं, मुझसे सब डरते हैं। हो हो। दूसरे दिन गोरी कौवी भोजन की खोज में उड़ रही थी। वो थक हार कर वो आराम करने के लिए एक खाली घोंसले में लेट जाती है। थोड़ी ही देर में वो सो जाती है। वो घोंसला चील का था। कुछ देर बाद चील भी वहाँ आ जाती है। काली गंदी कौवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में लेटने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चाचा चील दी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि ये घोंसला किसी मैना का होगा। मैं कोई मैना नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊंगी। फिर चील गोरी कौवी को अपने पंजों में उठा लेती है। वो ऊपर से जाकर गोरी कौवी को नीचे फेंकती है। गोरी कौवी नीचे एक पेड़ पर आकर गिरती है। गोरी की फिर से सारी चूड़ियां टूट जाती हैं। लेकिन इस बार गोरी कौवी का मुकाबला खुद से एक बड़े पक्षी से था। उसे तो जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो चील से कहती है, चील दी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो मेरी सारी चूड़ियां भी टूट गईं। अभी तो तुम्हारी चूड़ियां ही टूटी हैं। अगर फिर से चाह दिखाई दी तो तुम्हारी गर्दन भी तोड़ दूंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया की नानो गुड़िया के पास आ रही थी, इसलिए आज तेज बारिश में गुड़िया ऊंचे पेड़ पर बैठी अपनी नानो का इंतजार कर रही थी। न जाने नानो अभी तक क्यों नहीं आई। तभी गुड़िया का ध्यान दूर जाता है और उसे अपनी नानो दिख जाती है। आ गई, मेरी नानो आ गई। गुड़िया की नानो गुड़िया के पास आती है। गुड़िया बेटी, तुम बारिश में क्यों बैठी हुई हो? मैंने घर ही आना था। नानो, मैं तो सुबह से बैठकर आपका यहाँ इंतजार कर रही हूँ। लो गुड़िया बेटी, ये टोकरी उठाओ और घर चले। फिर गुड़िया अपनी नानो को लेकर घर में आ जाती है। रानो बेटी, ये लड्डू मैंने देसी घी में बनाए हैं। ये एक लड्डू रोज मेरी गुड़िया को दे देना। मोटी ताजी हो जाएगी मेरी गुड़िया ये देसी घी के लड्डू खाकर। माँ, आप हमारे लिए क्यों इतनी मेहनत करती हैं और तेज बारिश में भी गुड़िया की जिद पर चली आई? बेटी, इसमें मेहनत वाली कौन सी बात है? मैं गुड़िया से बहुत प्यार करती हूँ। मम्मा, मैं एक लड्डू अपनी दोस्त मुन्नी कौवी को दे आऊँ? ठीक है गुड़िया, आप ये 2 लड्डू ले जाओ। एक लड्डू आप खा लेना और एक मुन्नी को दे देना। फिर गुड़िया 2 लड्डू लेकर बाहर चली जाती है। मुन्नी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मुन्नी, देखो मैं क्या लाई हूँ। लड्डू? ये तो लड्डू है। हाँ मुन्नी, ये लड्डू मेरी नानो लेकर आई है। फिर गुड़िया एक लड्डू मुन्नी कौवी को दे देती है। वो दोनों सहेलियाँ मजे मजे से लड्डू खा लेती हैं। मम्मा, वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट था। मैंने ऐसा लड्डू पहले कभी नहीं खाया। मुन्नी, अब चुप कर जाओ, मेरा खून न जलाओ। क्या होता अगर थोड़ा सा लड्डू अपनी माँ के लिए भी ले आती? मम्मा, आप जाकर चिड़िया आंटी से ले लें। गुड़िया की नानो ढेर सारे लड्डू लेकर आई हैं। मुन्नी, तू घर में ही रहना, मैं अभी जाकर चिड़िया से लड्डू लेकर आती हूँ। गोरी कौवी बारिश में उड़ती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मेरी मुन्नी तो घर जाकर रोई ही जा रही है। तुम्हारी गुड़िया ने उसे एक लड्डू क्या दे दिया, अब तो वो और लड्डू मांग रही है। रानो बेटी, संदूक से एक लड्डू निकाल कर दे दो गोरी को। लेकिन माँ, इतने लड्डू नहीं है कि मैं सारे इन कौवों को दे सकूं। चिड़िया बेटी, ऐसा नहीं करते, सारी चीजें मिल बांट कर खाते हैं। माँ जी, आप बहुत सियानी हैं, बहुत अच्छी बात की है आपने। फिर रानो चिड़िया संदूक से एक लड्डू निकालकर गोरी कौवी को दे देती है और गोरी वो लड्डू लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, आप नहीं जानती, ये कौवी बहुत बुरी है, इसकी नीयत बहुत बुरी है। अब देखना, बार बार मुझसे लड्डू लेने आएगी। बेटी, कोई बात नहीं, पड़ोसन है वो तुम्हारी।
बारिश भी रुक जाती है। गोरी कभी वो लड्डू लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लगती है। ये तो बहुत मजे का था। मुन्नी सच ही बोल रही थी, ये लड्डू बहुत मजे का है। चिड़िया के संदूक में और भी लड्डू होंगे, लेकिन चिड़िया मुझे नहीं देगी। अब मैं क्या करूं? ऐसे सोचते सोचते गोरी कभी घर चली जाती है। रात हो जाती है। सभी सो गए थे, लेकिन गोरी कभी तो लड्डू के बारे में ही सोच रही थी। वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे, काश मैं और लड्डू खा सकती। कालू कौवा नींद से जाग जाता है। गौरी, क्या लड्डू लड्डू लगा रखी है? कालू जी, किसी तरह से चिड़िया के संदूक से मुझे वो लड्डू चुरा कर ला दो, मेरे काले सुंदर पति। अगर इतने प्यार से कह रही हो तो कुछ करना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ चलो। मुन्नी सो रही है, हम यूं गए और यूं आए। फिर वो दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में अपने घर से निकलते हैं। गौरी, मैं यहाँ बैठकर रखवाली करता हूँ और तुम चिड़िया के घर खिड़की के रास्ते से घुस जाओ। कालू जी, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचा लेना। तुम चिंता ना करो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। फिर गोरी कभी आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाती है। संदूक को ताला लगा हुआ था। गोरी कभी इधर उधर ताले की चाबी ढूंढने लगती है। अचानक गोरी कभी का पंख दिए से टकरा जाता है और गोरी के पंख को आग लग जाती है। बचाओ बचाओ! गुड़िया की नानू और मम्मा सब उठ जाते हैं। बचाए, कोई मुझे बचाए। कालू कौवा तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। गोरी की बच्ची मेरे लड्डू चोरी करने आई थी। माँ, देख लिया ना इन कौवों का हाल। मैं इसलिए इन्हें ज्यादा मुंह नहीं लगाती। बेटी, इन कौवों को अच्छी सजा मिल चुकी है। भाग जाओ कभी यहाँ से। चिड़िया चिड़िया, मेरी पूंछ की आग बुझा दो चिड़िया। नदी पर जाओ और छलांग लगाओ, फिर ही तुम्हारी पूंछ की आग बुझेगी। फिर गोरी कभी खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती है और सीधी जाकर नदी में छलांग लगाती है। लेकिन गोरी कभी की आधी पूंछ जल चुकी थी। कालू के बच्चे, मैं तुझे घर आकर देखती हूँ। गोरी कभी गुस्से में घर जाती है, मगर कालू कौवा तो अलमारी के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। आ जाए एक बार घर, मैं उसकी पूंछ काट कर अपनी पूंछ पर लगा लूंगी। मुझे चिड़िया के घर जलता हुआ छोड़कर भाग आया। तभी अलमारी के पीछे से कालू कौवा बोलता है। गौरी गौरी, लड्डू भी तो तुम्हें ही खाने थे, इसमें मेरा क्या दोष? गोरी गोरी, मौसम बदल रहा है। हवाएं बता रही हैं कि बरसात आने ही वाली है। अब हम दोनों को अपने पक्के पक्के घर बना लेने चाहिए। चिड़िया, अच्छे काम में देर किस बात की। तुम जंगल से सूखी घास लाओ और मैं सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर अपना घर बना लेंगी। रानू चिड़िया वहाँ से जाती है। वो नदी किनारे से सूखा घास लेने जाती है और आलसी गोरी का भी चुप करके पेड़ के साथ सो जाती है। गोरी गहरी नींद सो जाती है। रानू चिड़िया जब सूखी घास इकट्ठी कर रही थी तो कई कांटे उसके पंख में लग जाते हैं, परंतु चिड़िया हौसला नहीं हारती। वो हिम्मत से काम करती है और घास इकट्ठा करके वापस जाती है। गोरी को सोया हुआ देखकर चिड़िया गुस्से में आ जाती है। गंदी गोरी कभी, तुम सोई हुई हो क्या? घर नहीं बनाना? सॉरी सॉरी चिड़िया, आज रात मैंने दाना कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है। चिड़िया बहन, तुम जाओ जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ, तब तक मैं इस घास से सूखे तिनके अलग करती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो घने जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। पीछे से गोरी कभी फिर से सो जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुमने अपना पक्का घर बना लिया है? कहाँ मिठू, अभी कहाँ। मैं और गोरी मिलकर घर बनाने का काम कर रही हैं। ये सुनकर मिठू तोता हंसने लग जाता है। अरे मिठू भैया, तुम हंसने क्यों लग गए हो? चिड़िया, मैं अभी अभी उधर से ही आ रहा हूँ। वो काली कभी तो खराटे लेकर सो रही है। ये सुनकर रानू चिड़िया लकड़ियाँ लिए वहाँ से वापस जाती है।
बेशरम काली कवि, मैं अब तेरा कभी भी भरोसा नहीं करूँगी। तू मुझे काम पर लगाती है और खुद सो जाती है। तेरी जैसी आलसी कवि के साथ मैं नहीं रहने वाली अब। गौरी कवि फिर से नाटक करती है। चिड़िया, मेरी सुंदर चिड़िया बहन, जो हुआ मुझे माफ कर दो। मैं अब मेहनत करूंगी। मैं लकड़ियां जोड़कर कील लगाती हूँ। तब तक तुम दाना ले आओ। चिड़िया, वो ऐसा है ना कि जब भी मैं काम करती हूँ मुझे भूख बहुत लग जाती है। फिर रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गौरी कवि 2-4 लकड़ियाँ जोड़कर फिर से सो जाती है। वो इतनी आलसी थी कि हर समय सोई ही रहती थी। जब रानू चिड़िया दाना लेकर आती है तो गौरी फिर से सोई हुई थी। गौरी, तुम फिर सो गई, इसका मतलब है तुम नहीं सुधरोगी। मैं चिड़िया, मैं आगे का काम भूल गई थी। मैं भूल गई थी। अब तुम ही बताओ, अगर मैंने कोई लकड़ी उल्टी या सीधी लगा दी तो घर टूट भी तो सकता है ना। कहीं ऐसा ना हो कि गलत लकड़ियां लगाने से वो घर टूटकर हम पर ही गिर जाए और हम दोनों मर जाएं। ठीक है गौरी, तुम दाने का ख्याल रखो, तब तक मैं लकड़ियाँ जोड़ती हूँ। फिर रानू चिड़िया काम पर लग जाती है और गौरी का भी चिड़िया का लाया हुआ सारा दाना खा लेती है। शाम तक रानू चिड़िया घर बना लेती है। अरे गौरी, दाना कहाँ गया? दाना दाना तो मेरे पेट में है और मैं चली घर के अंदर। ऐसा कहते हुए गौरी जल्दी से घर के अंदर घुस जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। गौरी गौरी, दरवाजा खोलो, मैंने मेहनत की, मैं लकड़ियाँ लाई, सूखी घास लाई और फिर मैंने ये घर भी बनाया और अब तुमने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। ये न्याय नहीं है। खिड़की से गौरी कवि बोलती है। चिड़िया, तुम्हें किसने कहा था कि मुझ जैसी कवि पर एतबार करो? अब तुम मरोगी तेज बारिश में। जंगल का मौसम भी खराब हो रहा था। चिड़िया डरी हुई थी। वो उड़ती है। रानू चिड़िया बारिश शुरू होने से पहले अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही थी। चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती है। वहाँ किसान की पत्नी बैठी मिट्टी के मटके बना रही थी। एक बड़ा मटका देखकर चिड़िया को विचार आता है, अगर मैं किसान की पत्नी से एक मटका ले लूं तो इस तेज बारिश से बच जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, अगर मैं आपकी मिट्टी गूंदने में मदद करूं तो क्या आप मुझे एक मटका दे देंगी? हाँ चिड़िया, मैं भी थक गई हूँ। अगर तुम मेरी काम में मदद करो तो 1 या 2 मिट्टी के मटके ले जाओ। फिर रानू चिड़िया किसान की पत्नी के साथ काम करवाती है। वो मिट्टी में पानी डालती है और गूंथती है और बदले में वो किसान की पत्नी से एक बड़ा मटका ले लेती है। फिर रानू चिड़िया वो मटका लेकर वापस अपने जंगल जाती है। वो अपना मटका एक पेड़ पर रखकर उसमें आराम से बैठ जाती है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। गौरी के घर की छत टूट जाती है। वो पूरी तरह से भीग जाती है और ऊपर से आसमानी बिजली की आवाज़ गौरी कवि को डरा रही थी। डरती हुई गौरी कवि सामने चिड़िया को एक पेड़ पर मटके के घर में बैठा हुआ देखकर वहाँ जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे अपने घर में आ लेने दो। गौरी, ये घर मिट्टी का है, तुम अपने पक्के घर में ही जाओ। चिड़िया बहन, मुझे डर लग रहा है। तो किसने कहा था इतनी चालाकी करने को? अब जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर गौरी कवि सारी रात पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती है और रानू चिड़िया आराम से अपने मटका घर में मीठी नींद सोती है। गौरी कवि और कालू कौवा चोरियां करते थे। वो 1 नंबर के चोर थे। जग्गू कौवा अभी छोटा था। वो अपने माता पिता को चोरियां करते तो देखता था, मगर कभी उसने चोरी नहीं की थी। जग्गू, मेरे बेटे, घर पर ही रहना, हम पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। आज रात हमें बड़ा हाथ मारना है। मम्मा, वहाँ किस पक्षी के घर में चोरी करनी है? मैं बताता हूँ जग्गू, आज हम चील के घर जा रहे हैं। सुना है चील ने अपने घर में बड़ा माल इकट्ठा कर रखा है।
फिर रात के अंधेरे में कालू और गोरी चील के घर चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। रात अंधेरी थी, वो तेजी से उड़ते हुए चील के घर जाते हैं। चील अपने घोंसले में सोई हुई थी। गोरी और कालू खिड़की के रास्ते चील के घर जाते हैं और आहिस्ता से वो संदूक को खोलते हैं। गोरी को पता ही नहीं चलता, उसके पंख से एक गिलास नीचे गिर जाता है। शोर सुनकर चील जाग जाती है। चोर चोर, मेरे घर में चोर घुस आए। गोरी भाग भाग गोरी भाग। गोरी और कालू कौवा वहाँ से भागते हैं, परंतु चील उन्हें दबोच लेती है और उसे मार मार कर वहीं जान से मार देती है। ऐसे जग्गू के माता पिता वहीं मर जाते हैं। जग्गू बेटा, मैंने कई बार तुम्हारे माता पिता को चोरियां करने से मना किया था, मगर वही हुआ जिसका डर था। अंकल कबूतर, क्या हुआ? क्या मेरे मम्मा पापा पकड़े गए हैं? बेटा, चील ने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर जग्गू कौवा रोने लग जाता है। कुछ दिन जग्गू कौवा अपने घर में ही रहता है। वो सोचता है कि वो कोई और काम करेगा और चोरी कभी नहीं करेगा। जब एक दिन जग्गू कौवे को भूख बहुत सताती है तो वो अंधेरे में अपने घर से निकलता है। वो दूसरे जंगल में चोरी करने की नीयत से जाता है। वो घने जंगल में एक घर देखता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। जग्गू कौवा सीधा उस घर की ओर चला जाता है। वो बाहर छुपकर आवाजें सुनता है। हरियाली, मुझे लगा कि बाहर कोई है। जाओ और तुम बाहर जाकर देखो। मिट्ठू की पत्नी बाहर आती है। जग्गू कौवा उसके सामने खड़ा हुआ था, मगर हरियाली कहती है, मिट्ठू जी, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद बिल्ली होगी। फिर हरियाली घर के अंदर चली जाती है। मैं तो आंटी के सामने था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं देखा। इसका मतलब है आंटी तोती आँखों से नहीं देख सकती। हरियाली, कहाँ हो तुम? मिट्ठू जी, मैं यही हूँ, आपके पास। हरियाली, अगर आज हमारा बबलू हमारे पास होता तो हमें किसी चीज की कमी न होती। हाँ मिट्ठू जी, उस रात हमारा बबलू हमसे बिछड़ गया। तूफान बहुत तेज था। मैं अभी तक अपने बेटे को भूल नहीं सकी। हरियाली, हमारे पास सब कुछ है, मगर हम दोनों अंधे हैं। हमारा कोई भी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये दोनों अंधे हैं। अगर मैं इनका बेटा बन जाऊं तो मैं इनका सारा माल चुरा सकता हूँ। ये तो अंधे हैं, इन्हें कौन सा पता चलेगा कि मैं कौवा हूँ या तोता। फिर जग्गू कौवा उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है इस समय? माँ, मैं लौट आया, मैं बबलू हूँ। हरियाली, हमारा बबलू लौट आया। हरियाली, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर हरियाली तोती दरवाजा खोलकर जग्गू को अपने गले से लगा लेती है। मेरे बेटे, मुझे पूरा विश्वास था एक दिन तुम लौट आओगे। बबलू बेटे, जब तूफान आया तो तुम कहाँ चले गए थे? बाबा, मैं तेज हवा से दूसरे जंगल चला गया था। कुछ दिन मैं वहीं रहा, फिर ढूंढता ढूंढता मैं घर लौट आया। मेरे बेटे को भूख सता रही होगी। ये लो बेटे, भोजन खाओ और अब से कभी घर से बाहर ना जाना। बेटा, तुम ही तो हमारी रोशनी हो, हमारी जिंदगी तुम ही से है। जग्गू कौवा भोजन खा लेता है और हरियाली तोती जग्गू को अपने साथ अपने घोंसले में लिटा लेती है। वो सब सो जाते हैं। जग्गू, मेरे बेटे, मैंने सारी जिंदगी चोरियां की और हमेशा बुरे काम किए। इसी काम में हम दोनों मर गए। मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं सिखा पाई। मगर मेरे बेटे, आप एक अच्छे पक्षी बनना। मैं नहीं चाहती कि जैसे हम मरे आप भी चोरियां करते हुए मर जाओ। फिर अचानक जग्गू कौवे की आँख खुल जाती है। जग्गू कौवा रोए जा रहा था। क्या हुआ मेरे बेटे? क्या आपने कोई डरावना सपना देखा है? नहीं मम्मा, मैंने बहुत अच्छा सपना देखा है जिसने मेरी सोच बदल दी।
जिसने मुझे बदल दिया। मम्मा, मैं आपके पास ही रहूंगा और कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर जग्गू कौवा जो चोरी करने के लिए उस घर में आया था, वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहता है। वो तोता और तोती को सारी बात बता देता है। जग्गू बेटा, हम दोनों तो अंधे हैं, आपको देख नहीं सकते। हमें आप में से अपने बेटे बबलू की ही खुशबू आती है, ना तुम्हारा कोई ना हमारा कोई। आप कभी भी हमें छोड़कर ना जाना। मम्मा, आप मुझे जग्गू नहीं बल्कि बबलू ही कहेंगी। फिर वो सब खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। मम्मा उठिए, देखिए बाहर बारिश हो रही है। गुड़िया की आवाज़ सुनकर मामा चिड़िया उठ जाती है। क्या गुड़िया, सुबह हो गई? आज तो मेरी आँख ही नहीं खुली। न जाने इस बारिश के मौसम में इतनी नींद क्यों आती है। आज तो गोरी मालकिन बहुत गुस्सा होगी। मामा, बाहर तो बहुत तेज बारिश है, आप कैसे जाएंगी? गुड़िया बेटी, जाना ही पड़ेगा। सामने भोजन रखा है, वो खा लेना। और हाँ, बारिश में नहाने के लिए बाहर ना निकल जाना। ऐसा कहते हुए मामा चिड़िया अपने घर से निकलती है। तेज हवा और बारिश में चिड़िया के लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। रानू चिड़िया गोरी कवि के घर पहुंच जाती है। चिड़िया, मिल गया समय काम पर आने का। मालकिन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अच्छा, बहुत हो गया। चलो जल्दी से काम पर लग जाओ, पूरा घर अच्छे से साफ करना। फिर रानू चिड़िया काम पर लग जाती है। वो सारा घर साफ करती है। वो रसोई में बर्तन धोती है और भोजन भी बनाती है। गोरी मालकिन, सारे काम हो गए, क्या मैं घर चली जाऊँ? एक तो तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती है। चिड़िया, ये भोजन का डिब्बा उठाओ और कालू को दुकान पर देकर आओ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और हाँ, ये मटका भी लेती जाओ, साथ में नदी से पानी भी भर कर आना। फिर रानू चिड़िया वो मटका उठाती है और भोजन का डिब्बा भी, और वो कालू कौवे की दुकान की ओर चली जाती है। कालू साहिब, ये ले आपका भोजन, गोरी मालकिन ने भिजवाया है। चिड़िया, आज गोरी क्यों नहीं आई? गोरी मालकिन की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए आज वो आपको भोजन देने नहीं आ पाई और मुझसे ही ये भोजन का डिब्बा भिजवा दिया है। फिर रानू चिड़िया नदी पर जाती है और मटके में पानी भरती है। गुड़िया, कहीं बारिश में ना नहा रही हो, बाहर तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, कहीं मेरी गुड़िया बीमार ही ना हो जाए। रानू चिड़िया जल्दी से पानी लेकर वापस आती है। चिड़िया, जाओ, अब तुम जा सकती हो। और हाँ, ये भोजन भी लेती जाओ। रानू चिड़िया वो भोजन का डिब्बा उठाती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप घर के बाहर तो नहीं गई? नहीं मम्मा, मैं तो घर में बैठी अपनी डॉल से खेल रही थी। शाबाश मेरी गुड़िया बेटी, देखो आज मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। क्या सच में मम्मा? इस डिब्बे में क्या है? जाओ गुड़िया, रसोई में से एक प्लेट ले आओ, उसमें निकालते हैं। आज मैंने गोरी मालकिन के घर चिकन बिरयानी बनाई थी, उसने वही दी है मुझे। अरे वाह मम्मा, बिरयानी! फिर गुड़िया जल्दी जल्दी से प्लेट उठाकर लाती है। रानू चिड़िया उस प्लेट में भोजन निकालती है। छी छी मम्मा, कितनी गंदी बदबू आ रही है, ये क्या है? गुड़िया बेटी, न जाने ये अमीर पक्षी हम गरीब पक्षियों को क्या समझते हैं। रानू चिड़िया वो बदबू वाला भोजन बाहर फेंक देती है। मामा, आप चिंता ना करें, मैंने दाना खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। गुड़िया उदास मन के साथ अपने घोंसले में सो जाती है। चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात हो जाती है, मामा चिड़िया भी सो जाती है। अगली सुबह भी हो जाती है। मम्मा उठिए, उठिए ना मम्मा, क्या हो गया है मेरी मम्मा को? गुड़िया अपनी मम्मा को पंख लगाकर देखती है। मम्मा को तो बहुत तेज बुखार है और ये बारिश भी न जाने कब रुकेगी। गुड़िया तेज बारिश में बुलबुल डॉक्टर के घर जाती है। दरवाजा खोले बुलबुल आंटी, दरवाजा खोले। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, इतनी तेज बारिश में क्यों आई हो? बुलबुल आंटी, मेरी मामा को बचा ले, वो उठ नहीं पा रही और ना ही आंखें खोल रही है। प्लीज
मेरी मम्मा को बचा ले। फिर गुड़िया बुलबुल को साथ लेकर अपने घर जाती है। बुलबुल रानू चिड़िया को देखती है और उसे दवा दे देती है। आंटी, क्या हुआ है मेरी मम्मा को? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, बस इसे बुखार हो गया है, मैंने दवा दे दी है। फिर बुलबुल डॉक्टर दवा देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मम्मा चिड़िया को होश आ जाता है। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी बेटी गुड़िया। मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? मम्मा, आप आंखें नहीं खोल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। मैं बहुत डर गई थी, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। गुड़िया बेटी, चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ। अब मुझे जाना होगा, तुम चिंता ना करना, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। नहीं मम्मा, बुलबुल डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। गुड़िया बेटी, अगर मैं काम पर ना गई तो गोरी मालकिन मेरी पगार काट लेगी। पहले ही इतने पैसे मेरी दवा पर लग गए हैं। मम्मा, अगर जाना इतना ही जरूरी है तो मैं जाऊंगी। मैं चली जाती हूँ गोरी आंटी के घर काम करने के लिए। गुड़िया जिद करती है और गोरी के घर काम करने के लिए चली जाती है। तुम, अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुड़िया अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं करती कि गोरी कभी गुस्से में बोलती है। आंटी, मैं तुम्हारी कोई आंटी वांटी नहीं हूँ, मालकिन बोलो मुझे, मालकिन। गोरी मालकिन, मेरी मम्मा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं काम पर आई हूँ। अच्छा ठीक है, लग जाओ काम पर, पहले बर्तन धो देना और फिर पूरे घर की सफाई कर देना। गुड़िया को कोई काम करना नहीं आता था, फिर भी वो काम करने लगती है। गुड़िया झाड़ू लगाती है, सारे घर की सफाई करती है और फिर बर्तन धोती है। बर्तन धोते हुए गुड़िया से एक गिलास टूट जाता है। गुड़िया डर जाती है। अरे मनहूस कमबख्त चिड़िया, ये क्या किया तुमने? मेरे गिलास का सेट खराब कर दिया तुमने। ठीक से धो नहीं सकती क्या? तुम्हारी आंखें नहीं हैं? गोरी मालकिन, मुझे माफ कर दे, गलती से। गलती से? क्या गलती से? गौरी किसी को माफ नहीं करती, यहाँ माफी नहीं सजा मिलती है, सजा। फिर गौरी कभी गुड़िया को मारने लगती है। गुड़िया रोने लगती है, रोते रोते वो वहाँ से चली जाती है। बारिश भी रुक जाती है। गुड़िया झरने पे चली जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आती है। अरे बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? माँ जी, आप कौन है? बेटी, मेरा घर यहीं पर है, तुम्हें रोते देखा तो तुम्हारे पास चली आई। फिर गुड़िया सारी बात बूढ़ी फाख्ता को बताती है। बेटी, ये बीज तुम रख लो, ये जादुई बीज हैं। जैसे ही तुम इन्हें आंगन में लगाओगे तो ये बड़ा पेड़ बन जाएगा और उस पेड़ पर ढेरों फल लगने लगेंगे। हाँ माँ जी, फिर मैं इन फलों को बेचा करूँगी और हमारी उस गंदी आंटी से जान छूट जाएगी। गुड़िया वो बीज लेकर जल्दी से घर आती है और उसे अपने आंगन में लगाकर पानी देती है और वो बड़ा पेड़ बन जाता है। गुड़िया बेटी, ये सब कैसे हुआ? फिर गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया अपनी जंगल में एक फलों की दुकान बना लेती हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। गर्मी के मौसम में मिठू तोते की कुल्फी की दुकान बहुत अच्छे से चलती थी। सच्ची बात है मिठू भैया, आपकी कुल्फी खाकर ऐसी गर्मी में मन को बहुत सुकून मिलता है। चिड़िया बहन, मैं खालिस दूध और खोए से बनाता हूँ ये कुल्फी, इसलिए मेरी कुल्फी में स्वाद है। कालू जी, मेरा आज ठंडी कुल्फी खाने को बहुत मन कर रहा है, प्लीज मुझे 10 रुपए दे दो। हो, गौरी, अगर मेरे पास 10 रुपए होते तो मैं खुद कुल्फी न खा लेता। जाओ, आज फिर से मिठू से कोई बहाना बनाकर मुफ्त में कुल्फी खा लो। करती हूँ कोई जुगाड़, मगर अब कोई भी पक्षी मेरा विश्वास नहीं करता। फिर गौरी कभी अपने घर से निकलती है और वो मिठू की दुकान पर जाती है। मिठू, तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी बहन बैठी हुई है, दरवाजा बंद है, वो बेचारी धूप में जल रही है। हाय, मैं मर गया, मेरी बहन मुझसे मिलने आई है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ।
गौरी, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी अपनी बहन को घर में बिठा कर आता हूँ। मिठू तोता गौरी कवि की झूठी बात को सच मानकर अपने घर की ओर चला जाता है। मौका अच्छा है, खा ले गोरी, आज जी भर कर कुल्फी खा ले। फिर गौरी कवि मिठू तोते की कुल्फियाँ खाने लगती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, उस काली कवि ने जरूर मुझसे मजाक किया होगा। मिठू तोता गुस्से में वापस जाता है। गौरी कवि अपने ध्यान बैठी कुल्फी खा रही थी कि पीछे से मिठू तोता गौरी कवि के एक लगाता है। चोरनी कहीं की, चल भाग यहाँ से। गौरी कवि पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ से भाग जाती है। गौरी गौरी, तुम्हारी पीठ क्यों लाल है? क्या किसी ने मारा है? कालू जी, बहुत जोर से मारा है उस मोटी चोंच वाले ने मुझे। उस मोटी चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को मारे। दूसरे दिन मिठू तोता सभी पक्षियों को अपने घर में दावत पर बुलाता है, लेकिन कौवा और कवि को नहीं बुलाता। सभी पक्षी मिठू के घर में बैठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खा रहे थे। कालू कौवा और गौरी कवि खिड़की में बैठे उन सभी को देख रहे थे। मिठू भैया, वो कौवे खिड़की में बैठे हुए हैं, उन्हें भी बुला लो। नहीं चिड़िया, वो कौवे बहुत बुरे हैं और झूठे हैं। आज के बाद मैं इनसे बात नहीं करूँगा। कालू जी, इस मोटी चोंच वाले का अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। गौरी, तुम घर जाओ और मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं जंगल में कुल्फियाँ बेचने का काम करना चाहता हूँ। मुझे अपना कुल्फियाँ बनाने वाला सामान दे दे। भांजे, मेरे पास कुल्फियाँ बनाने वाला सामान तो है, परंतु दूध कहाँ से लाओगे? मामा जी, आप चिंता ना करें, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। फिर कालू कौवा और गौरी कवि दूसरे दिन अपने घर के बाहर कुल्फियाँ बेचना शुरू कर देते हैं। कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, खालिस दूध से बनी हुई कुल्फी। अब पता चलेगा गौरी उस मोटी चोंच वाले को, जब फारिक बैठकर मक्खियाँ मारेगा। जंगल के पक्षी वहाँ आते हैं और कपों से कुल्फी लेकर खाने लगते हैं। बेचारा मिठू तोता उधर फारक ही बैठा रहता है। शाम तक कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आता। फिर गौरी कवि मिठू तोते के पास जाती है। मोटी चोंच वाले, अब तो तू पापड़ बेचना शुरू कर दे, क्योंकि अब तुम्हारी कुल्फियाँ तो यहाँ नहीं बिकने वाली। काली कवि, चली जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि मेरी सारी कुल्फियाँ खराब हो गई हैं। पक्षियों की दावत करता है ना तू, सभी को बुलाता है मगर हमें नहीं, अब पता चलेगा तुझे। दूसरे दिन रात को कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो चिड़िया की गाय का दूध चोरी करने के लिए जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा चिड़िया की गाय का दूध निकालने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, अब हम हर रोज चिड़िया की गाय का दूध चोरी करके ऐसे ही कुल्फियाँ बनाकर बेचेंगे। और गौरी, हम तीनों में ही अमीर बन जाएंगे। आज फिर से किसी ने मेरी गाय का दूध चोरी कर लिया। गाय गाय, मेरी सुंदर गाय, मैं तुम्हें पानी देती हूँ और चारा भी। अगर आज के बाद कोई मेरे बगैर तुम्हारा दूध निकाले तो तुम उसे सजा देना, ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। रात को कालू कौवा बैठा पैसे गिन रहा था। गौरी, पूरे 10,000 की बचत हुई है। कालू जी, तुम यहाँ बैठो, आज मैं चिड़िया की गाय का दूध निकाल कर लाती हूँ, बाल्टी दो मुझे। फिर गौरी कवि रात के अंधेरे में बाल्टी लिए चिड़िया की गाय के पास जाती है। वो इधर उधर देखकर चिड़िया की गाय का दूध निकालने के लिए बैठ जाती है, परंतु आज चिड़िया की गाय बहुत गुस्से में थी। चिड़िया की गाय गौरी कवि को लात मारती है और गौरी कवि उड़ती हुई दूर जाकर गिरती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कालू, कालू जी, मेरी टांग टूट गई है। ज्यादा कमाने के चक्कर में गौरी कवि अपनी टांग ही तुड़वा बैठती है। उसे बुरे कर्मों की सजा मिलती है।